स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत के लिए आज से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हुई। इसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां शामिल हैं। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। इस नीलामी में कुल 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अडानी डेटा नेटवर्क शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस साल के अंत तक देश में 5G सेवा शुरू हो सकती है। 5G नेटवर्क अगली पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। ये एक ऐसी नई वैश्विक वायरलेस प्रणाली है जो मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करती है। कई देशों में 5G इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि 5G इंटरनेट 4G की तुलना में कई गुना ज्यादा तेज होगा। 5G से दूरसंचार सेवाएं और बेहतर होंगी। ये उपभोक्ताओं के साथ ही औद्योगिक क्रांति लाते हुए व्यवसायों को भी पूरी तरह से बदल देगा। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में करीब 40% मोबाइल उपभोक्ता 5G तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हो जाएंगे। वैश्विक स्तर पर अगर आंकड़े की बात करें तो यह अनुपात 2027 में 50% तक होने का अनुमान है। 5G तकनीक का उपयोग कंटेंट स्ट्रीमिंग, रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स, स्वायत्त वाहनों और ड्रोन के नियंत्रण में मुख्य रूप से शामिल होने की संभावना है। मुद्दा आपका में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में 5G सेवा के मायने क्या हैं। 5G का आना देश के लिए, भारत के लिए कितना बड़ा कदम साबित होगा और इस तकनीक के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। साथ ही हम चर्चा में यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारत जैसे विशाल देश की बात होती है और 5G तकनीक या हम कहें कि तकनीक में तेजी से आगे बढ़ने की बात होती है तो कौन से बड़े चैलेंजेस और चुनौतियां हैं जो हमारे सामने हैं। और इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं NK गोयल जी, जो कि चेयरमैन है टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। गोयल जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेश उप्पल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर उप्पल, शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ के यतीश राजावत भी जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेरे साथ चर्चा में मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। पहले एनके गोयल जी, शुरुआत आपसे करूंगी। इससे पहले भी हमने जो हम बोलियों की बात कर रहे हैं, ऑक्शन की बात कर रहे हैं, देश में हमने पहले भी देखा है कि ऑक्शंस हुए हैं, टेलीकॉम ऑक्शंस खास तौर से। कई तरह की बिडिंग देखी गई, कई एग्रेसिव रही, कई थोड़ा म्यूटेड रही। इस बार जो 5G को लेकर ऑक्शन रहा है, 4 कंपनियां शामिल हुई हैं, इससे आप मोटे तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे देश में वायरलेस जो आया था रेवोल्यूशन, वो अटल बिहारी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से आया था। तब से जो टेक्नोलॉजी आ रही थी उसको हम 2G, 3G, 4G कहते थे, जो मुख्य तौर पर टेलीफोन की टेक्नोलॉजीज थी। उससे हम वॉइस डेटा पे बातें करते थे। पहली बात, पूरे संसार में अब 5G की बातें चल रही हैं। 5G में टेलीकॉम तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, M2M, AI, वो सब चीजों को मर्ज कर दिया गया है। तो ये आज मच मोर देन टेलीकॉम से बहुत आगे बढ़ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 5G में हमारा देश आज अग्रिम देशों के साथ चल रहा है, हम पीछे नहीं रह गए हैं। और इस 5G ऑक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि हमारे देश में मोदी जी की सरकार की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक हम लोगों ने 5G को डोमेस्टिक बना दिया है, बनाकर दिखा दिया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि हम डोमेस्टिक इक्विपमेंट लगाएंगे। उसके अलावा सरकार ने बहुत तेजी से काम किया और 5G के यूज केसेस कहाँ कहाँ काम आ गए, इसके ऊपर काफी स्कीम बनाई, काफी लोगों को प्रोत्साहन दिया। ये एक नई बात हुई है। और जहां तक कंपनीज का सवाल है, टेलीकॉम ऑपरेटर तो तीनों हैं ही। जो 4th अडानी जी आए हैं इस ऑक्शन में, उसके आने से एक तो एक नया थोड़ा ब्लड आएगा, नई चीजें आएंगी। और जैसा कहा जा रहा है कि ये 5G एंटरप्राइज के लिए ज्यादा लाभदायक है, तो उसकी ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। बिल्कुल, तमाम और पहलू भी आपसे समझूंगी गोयल जी। डॉक्टर उप्पल, आपका रुख करूंगी। अब जब हम 5G स्पेक्ट्रम की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो काफी समय से स्पेक्ट्रम को लेकर और साथ ही इसके ऑक्शन को लेकर मांग भी कर रही थी, जो अब होता हम देख रहे हैं। 5G की जब हम बात करते हैं तो ये किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, किसके लिए सबसे ज्यादा फायदा लेकर आने वाला है? सीधा उपभोक्ताओं के लिए, एंटरप्राइज के लिए, कौन है जिसको सबसे ज्यादा उपयोग और फायदा इसका मिलने वाला है?
देखिए, इसका जो सबसे बड़ा लाभ होगा वो एंटरप्राइजेस को और इंडस्ट्री को होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी अगले 3-4 साल में जो इंडिविजुअल उपभोक्ता है उसके लिए 5G इतनी रेलेवेंट हो, और क्योंकि जहां तक इंडस्ट्री है उनको 5G से 3 चीजें मिलती हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो यह है कि कई गुना ज्यादा, जैसे आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया, कई गुना ज्यादा बैंडविड्थ मिलती है। दूसरा एक जिसको कहते हैं हम लो लेटेंसी सर्विसेज, जिसमें हमको रिस्पांस टाइम कम से कम चाहिए, जैसे कि ड्राइवरलेस कार या कई किस्म के जो टेक्नोलॉजीज जो हम मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में या पोर्ट्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। और तीसरी चीज जिसके बारे में कुछ चर्चा गोयल जी ने भी की, और वो ये है कि 5G का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अब जो है वो 5G का जो मेन रोल होगा वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। आज की डेट में हम जो टेलीफोन या जो 4G सर्विसेज यूज करते हैं उसमें ज्यादातर हम ह्यूमन मशीन या ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन में ज्यादा केंद्रित है। अब जो 5G है उसके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा M2M, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, और ये जाहिर है अभी ज्यादातर ये इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस के लिए रेलेवेंट होगा। तो मेरा अपना मानना है कि जैसा आपने सवाल किया, इसके लिए इंडस्ट्री और एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा खुश होंगे कि ये एक नई टेक्नोलॉजी उनको एक इंट्रोड्यूस हो रही है। और जहां तक इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, वो मेरा ख्याल से अभी इसको डायरेक्टली इतना व्यापक रूप से यूज नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि उसके ऊपर उसके कई कारण हैं, जैसे कि एक डिवाइस का इशू है। आपके पास 5G फोन होने चाहिए, 5G हैंडसेट होने चाहिए, जिनकी संख्या इस वक्त खास नहीं है। दूसरा, उसमें आपके पास यूज केस होना चाहिए। अभी जैसे हमने बात की यूज केसेस की, अभी भी यूज केसेस इतने ज्यादा बाहर नहीं आए हैं जिनमें इंडिविजुअल या रिटेल कस्टमर का एक रोल हो या उसका लाभ हो। तो ये देखना होगा आगे कैसे बढ़ता है, पर जहां तक हमारे देश के लिए है, एक नई टेक्नोलॉजी अब आ गई है और वो अपने हमारी इंडस्ट्री को अब उपलब्ध हो जाएगी, ये बड़ी बात है। ठीक है। यतीश राजावत जी, जब हम आने वाले कल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि वो बहुत कुछ जो उसकी बैकबोन है वो टेक्नोलॉजी है, और अब 5G का इंडिया में आना, भारत में आना, देश में आना, कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे लिए? टर्निंग पॉइंट जैसे उत्पल जी और गोयल जी पहले कह चुके हैं, टर्निंग पॉइंट है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कंज्यूमर इम्पैक्ट कुछ साल तक लिमिटेड रहेगा, ज्यादा इम्पैक्ट एंटरप्राइज पे और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन पे रहेगा, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है और वहां पे यूज केस भी ज्यादा है। दूसरा ये है कि स्पेक्ट्रम कॉस्ट के अलावा इसका नेटवर्क रोल आउट भी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें मतलब जो टावर जैसी चीज नहीं है, इसके लिए मतलब हाई डेंसिटी इक्विपमेंट चाहिए, जो एक पर यूनिट तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट पर नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका रोल आउट उतना एक्सपेंसिव और उतना मैन पावर इंटेंसिव हो जाता है। तो इसमें शुरू में तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो उन एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगी जहां पे बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं, जैसे कि उनके जो लोकल एरिया नेटवर्क है या वाईफाई नेटवर्क है, उसको इंटरनली ऑफिस के अंदर ही 5G से रिप्लेस किया जाए। 5G का एंटरप्राइज नेटवर्क वाईफाई ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उसको टेलीकॉम नेटवर्क से लिंक करने की जरूरत है। अब उसको लिंक के आप फाइबर से करते हैं कि उसकी बैकबोन आप 5G से करते हैं, ये एक मुद्दा है जो टेक्नोलॉजी का जो ऑपरेटर्स अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे। एक इसका कोलेटरल एडवांटेज सरकार को जरूर होगा, क्योंकि जो इस स्पेक्ट्रम को बेचने से राजस्व आएगा उससे फायदा दो तरीके से हो सकता है। एक तो
शायद कुछ पैसा उसमें बीएसएनएल को उपयोगी बनाने में जाए और शायद कुछ पैसा जो बजटरी डेफिसिट खड़ा हुआ है अभी इस समय सरकार के पास उसको बांटने में जाए। तो इसलिए सरकार इसको करना भी चाहती थी और इसको करने से सरकार को भी फायदा है और कंपनीज को भी फायदा है। प्रीति जी बिल्कुल ठीक है। और जैसा गोयल जी आपने कहा शुरू में ही कि हम दुनिया में अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम पीछे नहीं है, बल्कि अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो कोविड के काल के दौरान ही कई देश हैं जिन्होंने 5G स्पेक्ट्रम पर काम करना शुरू किया। अभी देखें तो यूरोप के फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जहां आबादी एक तरह से हमारे मुकाबले बहुत कम है, वहां निर्बाध कवरेज जारी है। तमाम और देश है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बाकी देशों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है, फिलहाल हम कहां खड़े दिख रहे हैं? देखिए, बाकी देशों में और हमारे देश में काफी फर्क है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है, एरिया कवरेज बहुत है। कोई 15-20 यूरोप के कंट्री मिलाकर भी हिंदुस्तान नहीं बनता। और दूसरा यह है कि बाकी देशों में जनरली फिक्स्ड लाइन काफी ज्यादा थी, ऑलमोस्ट पूरी थी, हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए उसका दो अलग डिफरेंस है। लेकिन इस 5G स्पेक्ट्रम में हमारी सरकार ने पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में 4 मिथ को तोड़ा है। नंबर 1 तो यह है कि हम हमेशा कहते थे स्पेक्ट्रम की कमी है, कमी है, कमी है। इस बार 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जा रहा है और जैसा अखबारों में अनुमान लगाया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम कुछ ना कुछ बच जाएगा। बचेगा नहीं, सरकार ने इतना ऑफर कर दिया है कि स्पेक्ट्रम की कमी को खत्म कर दिया है। दूसरा मिथ ये था कि स्पेक्ट्रम महंगा होता है। इस बार कोई अपफ्रंट फीस नहीं है, 20 साल में पेमेंट करनी है, एसयूसी चार्जेस नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तीसरा, आमतौर से होता था कि कौन से बैंड में स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। इस बार ऑलमोस्ट सारे बैंड्स हैं, 500 हो, 600 हो, 700 हो, 800 हो, चाहे 2.3 हो, चाहे 3.5 हो, 26, सब सारे बैंड्स को ऑक्शन करके रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि पहली बार इंटरप्राइजेस को भी एंटरटेन किया गया है, जिनको चॉइस दी गई है कि वो ऑपरेटर से ले लें या ऑपरेटर से स्पेक्ट्रम ले लें या डायरेक्टली अप्लाई कर दें सरकार को। और डायरेक्टली अप्लाई करने में उनको कोई अपफ्रंट लाइसेंस फीस वगैरह भी नहीं देनी है, 50,000 रुपए देने हैं। तो ये 4 डिबंक किए गए हैं। इससे ये पक्का है कि इतनी ग्रोथ होगी आने वाले 2 सालों में। अभी एंटरप्राइज से शुरू होगा, लेकिन इसके यूज केसेस बहुत आ रहे हैं, हेल्थ में और एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में। ये बढ़ेगा और ये गांव-गांव तक पहुंचेगा। ठीक है। और